नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम एट द स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। आज का वीडियो हमारा होगा 2 सितंबर का जो रीनेट का एग्ज़ाम था उसका। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी होगी क्लास, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें जो भी आपके बचे बचे हुए जो क्वेश्चन थे वो सारे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हमारा जो ये पार्ट 7 है, ठीक है, पार्ट 7 आज खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही आपका 2 सितंबर का पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो आपके निकल चुके हैं। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर का इशू आता है, इसीलिए बाद में आपका पेमेंट भी कट जाता है, रिफंड की दिक्कत आती है। इसीलिए आप, सबसे सही तो यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दें और अपना पढ़ते रहिए। ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास। 1 जनवरी से लेकर के आपका 19 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा 2025 में, ठीक है। और जैसा कि लोगों ने कई अनुमान लगाए थे, इसलिए मैं कभी है ना वीडियो नहीं बनाता कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे या फिर, क्योंकि सारों की प्रडिक्शन धरी की धरी रह गई ना। सारे यूट्यूब चैनल्स बात कर रहे थे कि फरवरी में होगा एग्ज़ाम, अब तो डिले हो जाएगा। लेकिन देखिए, आपको सामने नोटिफिकेशन आ गया था एकदम से रात को, और आपके एग्ज़ाम की डेट्स भी आपके सामने है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर से आया है, सॉलिड वेस्ट। अब इसमें पूछा है, ऐसा क्वेश्चन आपके दिसंबर वाले एग्जाम में भी आया था शायद तक, बेंच के बारे में पूछा था उन्होंने। तो देखिए, इसमें पूछा है कि सॉलिड वेस्ट एंड डेली कवर हैं प्लेस्ड इन ए लैंडफिल ड्यूरिंग वन ऑपरेशनल पीरियड फॉर्म से, ठीक है। सॉलिड वेस्ट है, इनको डेली डेली कवर के साथ में हम प्लेस करते हैं, ठीक है, लैंडफिल में एक ऑपरेशनल पीरियड के बाद में, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं सेल। सबसे सिंपल सा है इसका आंसर, ये होती है सेल्स, ठीक है। ये चीज़ है ना, ये एक एक, जैसे एक दिन में ये भरा और इसको कवर अप कर दिया, एक दूसरे दिन में ये भरा इसको कवर अप कर दिया, ऐसे ये काम करता है आपका सेल्स का कंसेप्ट, ठीक है। फेस क्या होता है? फेस होता है जैसे आपका जो वर्किंग सरफेस होती है इसकी लैंडफिल की, जहाँ पर एक्चुअल में आपका कचरा डिपॉजिट किया जाता है, जैसे ये वाला। तो ये आपका हो गया फेस। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, येलो कलर है, रेड कलर ले लेते हैं, ये हो गया आपका फेस। फिर हम बात करें तो बेंच क्या होता है? बेंच आपके, हम कह सकते हैं एक तरह से स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जो साइड स्लोप होती है लैंडफिल की, ये स्लोप है ना, ये वाली, ये बेंच बेंच होती है, ठीक है। जो कि इसीलिए डिज़ाइन की जाती है ताकि स्टेबल रहे, आपका कचरा ना एकदम से धड़ाम से नीचे ना आए, ठीक है। और एक्सेस भी हो पाए इस कचरे का, अगर हमको इसको कहीं और ट्रीटमेंट के लिए ले जाना है तो। वो होता है आपका बेंच। और लिफ्ट क्या होते हैं? लिफ्ट होते हैं आपके जो लेयर कंप्लीट हो जाती है, देखिए आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट लिफ्ट है, सेकंड लिफ्ट है, ऐसे। ये लिफ्ट, जैसे एक लेयर कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये दूसरी लिफ्ट आती है। तो ये होती है आपके लिफ्ट का कंसेप्ट। तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बता दिया। ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको लगे डाउटफुल, तो सबसे पहले तो आप लिखना, जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आपको लिखना ज़रूरी है, ताकि अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें एड ऑन करते रहो, नोट्स को अपडेट करके पढ़ते रहो, बस एक ही काम है पढ़ना। अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका अगेन जियो साइंस वाली यूनिट से, सबसे प्यारा क्वेश्चन। 18 जून वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो लास्ट के 4-5 साइकिल से लगातार रिपीट होगा, चाहे जियोस्ट्रोफिक विंड पर आपका न्यूमेरिकल हो, चाहे जियोस्ट्रोफिक विंड की डेफिनेशन हो, ठीक है। इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी कह सकते हो। आपका जो 5 सितंबर को जो पेपर हुआ था एक और एनवायरमेंटल साइंस का, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के साइड, तो उस पेपर में भी जियोस्ट्रोफिक विंड के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ठीक है, वो भी आप देखना एक बार। तो इसमें पूछा है कि द विंड ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार्स एंड द राइट एंगल टू द प्रेशर ग्रेडियंट इज कॉल्ड जियोस्ट्रोफिक विंड। सिंपल सा होता है, इसका जियोस्ट्रोफिक विंड होती है। देखिए यहाँ पर फिगर में, जैसा कि हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है वो आपका धीरे धीरे कम होता है, दिख रहा होगा आपको, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से ये आपका प्रेशर है वो कम होता है। देखिए यहाँ पर 908 है, कि जैसे जितना ज़्यादा अपन ऊपर जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। और आपका जो टुवार्ड्स राइट मूव कर देता है कोई भी विंड्स को, वो आपका एक्ट करता है यहाँ पर
कोरियोलिस फोर्सेस, दिख रहा होगा आपको। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपका कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल एकदम, हम कह सकते हैं एकदम राइट एंगल पर, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जो आइसोबार्स होंगे उनके पैरेलल में एक विंड फ्लो करना शुरू कर देगी, जो कि होगी आपकी जियोस्ट्रोफिक विंड, ठीक है। और जो ये विंड होती है वो नॉर्मल आपके नॉर्मल विंड्स होती है, लेकिन ध्यान रखना जियोस्ट्रोफिक विंड वही होगी जो आपके पैरेलल होगी, पैरेलल होगी किसके, एक तो आपके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, नहीं मतलब पैरेलल होगी आपके आइसोबार्स के, सॉरी आइसोबार्स के पैरेलल होगी, और किन किन के बीच में, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स, इन दोनों के बीच में फ्लो करती है, ठीक है, 90 डिग्री एट द राइट एंगल, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका अगेन हम कह सकते हो करंट एनवायरमेंटल नॉलेज पर या एनवायरमेंटल इश्यूज उनसे पूछ सकता है, उस टॉपिक से ये आप मान सकते हो, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में आपको पूछा था कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है आपका, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में आया था, अभी मतलब 2021 में ही आया था आपका, इंडिया का जो रिपोर्ट है वो, उसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट में आपको पूछा था कि ज्योग्राफिकल एरिया ना कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं उनका ज़्यादा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था। तो सबसे ज़्यादा जो आपका एरिया है, ये दिख रहा होगा आपको, टेबल देखिए आप ध्यान से, सबसे ज़्यादा एरिया दिख रहा होगा आपको, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है, ये तो रहा इतना। फिर सबसे ज़्यादा ये रहा, फिर टोटल फॉरेस्ट कवर। सबसे कम है आपका स्क्रब्स, ठीक है, स्क्रब्स आपकी सबसे कम है। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, तो सबसे पहले आपका स्क्रब्स आता, ये सिंपल सी बात है। तो सी सबसे पहले आता, तो आपका 1 एंड 4th ऑप्शन, सॉरी 1 एंड 3rd ऑप्शन, ये आपके डायरेक्टली आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो 2nd ऑप्शन और 4th ऑप्शन की, तो उसमें देखिए आपके जो ट्री कवर है वो सबसे ज़्यादा होता है इसमें। फिर तो पीछे आपके आएगा इसमें डी, ठीक है, सी एंड डी, ओके। ओपन फॉरेस्ट आपके सबसे ज़्यादा होते हैं, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, देखिए इसका 3 लाख के आसपास इसका एरिया है। फिर उसके बाद में ओपन फॉरेस्ट है 30,000 के आसपास, नहीं 3 लाख के आसपास, ये 30 लाख के आसपास है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपके कौन से हुए, सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि 1 नंबर पर हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को रखते हैं, 2nd नंबर पर हम ओपन फॉरेस्ट को रखते हैं। उसके बाद में हम देखें तो ट्री कवर आपका 3rd नंबर पर आ जाएगा 95,000 के आसपास, नहीं तो 3rd नंबर पर आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, और ट्री कवर 4th नंबर पर। फिर स्क्रब्स हो गए आपके 5वें नंबर पर। तो ये ऐसे होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया आपके मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद में ओपन फॉरेस्ट, यानी कि एक बाद में भी आएगा यहाँ पर, सबसे लास्ट में आपका ए ही आएगा। तो आपका ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा। तो एक बार आप ध्यान से इस रिपोर्ट को देखना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा परसेंटेज, ठीक है, ये इन परसेंटेज को मत देखना, अब ये देखना, ये ना 3993 9.33 9.34 से ना, इनसे ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ऐसे ही आपके अलग अलग एरियाज़ में जो फॉरेस्ट कवर है इन डिफरेंट स्टेट्स, उनकी भी एक बार देख लेना आप। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें भी एक बार आप चेक कर लेना, ताकि अगर इन फ्यूचर आपका क्वेश्चन आने का चांस हुआ तो आपका गलत ना हो इस क्वेश्चन से, इस एरिया से जो क्वेश्चन आए वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सेक्शन से, कह सकते हैं जो थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक है, थर्मोडाइनमिक्स। देखो मैंने ग्रुप में एक बार मैंने एक वीडियो शूट की थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें मैंने बताया था जो थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक है उससे लगभग आपका हर साल क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ मैं इसको, ठीक है, हर साल आता है। तो आपको पूछा है, देखिए इसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को, कि एन एयर पार्सल अंडरगोज कंप्रेशन, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी या फिर कॉन्स्टेंट रहेगी, ये बताना था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है।
ये यू क्यू ये डब्ल्यू है क्या, तो ये समझते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज है डेल यू, ठीक है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका जो हीट एडिशन होता है सिस्टम में, हीट एडिशन या सबसेक्शन हम कह सकते हैं कुछ भी, और उससे आपका जो वर्क है किया गया कार्य, ठीक है, सिस्टम पर या फिर सिस्टम के द्वारा, ठीक है, उसको अगर हम माइनस कर ले तो वो आपका चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल के आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमको ये इक्वेशन दे रखी थी। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एयर पार्सल होता है वो कंप्रेशन के अंडर जाता है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कम होता है। जैसे ये कोई पार्सल है, अगर ये कंप्रेस होगा, जैसे जैसे अगर ये ऊपर जाएगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो, ठीक है, तो एक टाइम आएगा तो इसका कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कोल्ड एयर में हम कह सकते हैं, कोल्ड रीजन में। तो ये से कंप्रेस हो गया और इसका वॉल्यूम हो गया कम। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्सल है उसके चारों ओर इस पर वर्क किया गया है, ठीक है, यहाँ पर वर्क परफॉर्म हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम में जो वर्क है यहाँ पर लगाया है, ठीक है, अपोजिट साइड में, तो नेगेटिव तो ऑलरेडी था, और हमने जो काम किया है इसका वॉल्यूम डिक्रीज करके, वापस आपका जो वर्क ऑन द सिस्टम है ये भी आपका माइनस डब्ल्यू हुआ, तो ये माइनस अगेन है। तो क्या होगा, ये इक्वेशन की क्यू है, माइनस तो है, और जो हमने जो वर्क किया है, मतलब जो एयर पार्सल है वो कंप्रेशन के अंडर जाएगा, तो इस पर जो कार्य होगा वो आपका माइनस डब्ल्यू होगा, तो ये माइनस माइनस ये आपके हो जाएंगे प्लस में। तो फिर क्या होगा इसमें कि डेल यू इज इक्वल टू द क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसमें ये बोला है कि जो इसकी जो हीट का एक्सचेंज है वो बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है, हम कह सकते हैं एडियाबेटिक कंडीशन में, एडियाबेटिक कंडीशन में जो आपकी वैल्यू होती है किसकी, क्यू की, वो आपके कांस्टेंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं जीरो, मतलब कांस्टेंट ही होती है, जितनी होती है वही होती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस है वो आपका बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्क है वो इसके साथ एडिशन ही हो रहा है। क्यू तो आपका कांस्टेंट हो गया, बट वर्क हो गया आपका पॉजिटिव, तो इसीलिए आपका डो डेल क्यू है वो आपका विल इंक्रीजेस। तो ये सेंटेंस क्या होगा कि देन इट्स इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीजेस, ऑप्शन थर्ड इसका होगा करेक्ट आंसर। और ऐसे ही आप थर्मोडायनेमिक्स के जो और भी लॉज है उनको एक बार पढ़ लेना ध्यान से, उनकी स्टेटमेंट्स है वो पढ़ना, इनकी इक्वेशंस में भी इन फ्यूचर आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पढ़ना समझ आए, पीवाई क्यू अच्छे से करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। थ्योरी तो सभी पढ़ते हैं, पीवाई क्यू छोड़ते हो तो फिर उसका नुकसान ज़्यादा है, समझ रहे हो, थ्योरी छोड़ोगे तो कुछ टॉपिक छूट जाए तो कोई नहीं, ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन जब पीवाई क्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जब आपने पीवाई क्यू नहीं देखे होते तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए आते हैं हम इस पर, ये क्वेश्चन आपका स्टेट पोर्शन से है। अब ये इसमें क्या पूछा था कि जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है उसके आपको स्टेप्स बताने थे, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पढ़िए कि इन्वॉल्व फॉर द असेसिंग द मॉडल फिटनेस, ठीक है, बाय द रिग्रेशन एनालिसिस, अरेंज दीज स्टेटमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस, हेल्प इन द असेसिंग ओवरऑल फिटनेस ऑफ द मॉडल, ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था और डिपेंडेंट वेरिएबल था आपका x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो डाटा होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं सबसे पहले आपका रिग्रेशन एनालिसिस, ये आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम करते हैं डाटा का विजुअलाइजेशन। इसमें देखो ढेर सारी चीज़ें करने को, बट जो मेन मेन स्टेप्स मैं बता रहा हूँ कि डाटा को हम करते हैं विजुअलाइज, प्लॉट बनाते हैं जो भी वेरिएबल्स दे रखे टू इंस्पेक्ट द रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द बोथ वेरिएबल्स, कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा। कॉज एंड इफेक्ट आपका देखा जाता है मेनली कोरिलेशन में, कोरिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिग्रेशन एनालिसिस। फिर फिट द मॉडल, परफॉर्म करते हैं हम रिग्रेशन को, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन है उस पर इन वेरिएबल्स को हम अरेंज करते हैं। देन गुडनेस ऑफ फिट, फिट, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कंप्यूट करते हैं आर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर,
जो कि आर स्क्वायर क्या होता है आपका रिग्रेशन, जबकि आर होता है आपका कोरिलेशन। याद रखना, आप कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, हायर वैल्यूज इंडिकेट बेटर फिट, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है, आर स्क्वायर की, वो उतना फिट होगा, गुडनेस ऑफ फिट उसका ज़्यादा होगा। उसके बाद में हम करते हैं आपका रेजिडुअल का एनालिसिस। रेजिडुअल का एनालिसिस, इसमें अब रेजिडुअल्स फॉर द रेंडमनेस, नॉर्मेलिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएंस, इसको हम होमोस्केडेसिटी भी कहते हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं एरर मैट्रिक्स, जिसमें हम करते हैं जो मीन स्क्वायर एरर है या फिर रूट मीन स्क्वायर एरर है, ठीक है, MAE टू मेजर प्रेडिक्शन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी निकालने के लिए हम एरर मैट्रिक्स है उनको भी, हम उनका भी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जो लास्ट स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, हम कैसे निकालते हैं, जो उसकी पी वैल्यू होती है, उससे के जो पी की वैल्यू होती है वो आपके 0.05 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो हाइपोथेसिस होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, एरर का चांस नहीं होता उसमें। तो ये सारी चीज़ें। अब इसको अरेंज कैसे करोगे आप, सबसे पहले उनके एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन है, प्लॉट करना हमको, तो सी सबसे पहले आएगा, तो ये दो ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। उसके बाद में आपका जो लास्ट में हम देखें, तो लास्ट में आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पर असेसमेंट ऑफ द मीन ऑफ द रेजिडुअल्स, कह सकते हो असेसमेंट, डी हम लास्ट में कर सकते हैं कि एस्टिमेट द मीन ऑफ रेजिडुअल्स। ठीक है, ओके, तो ए के बाद में डी आएगा, तो आपका ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका सी, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, ये आपका जो इक्वेशन होती है। फिर उसके बाद में आपका ई आएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल्स। देन बी, असेसमेंट ऑफ द मीन ऑफ द फिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड गिवन डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हम बात करें तो आपका एस्टिमेट द मीन ऑफ रेजिडुअल्स, देन उसके बाद में लास्ट में आपका असेसमेंट ऑफ द मीन ऑफ द रेजिडुअल्स। ये सारी चीज़ें थी इसमें। थोड़ा सा आप डिटेल में और देख लेना रिग्रेशन एनालिसिस को, काफ़ी हेल्पफुल है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, अब की बार आपको पता है कि स्टेट बहुत दबा के पूछा था पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगेन इवोल्यूशन और स्टेट की भरमार थी यार पेपर में, 2 सितंबर वाले में, सच में। अब इसमें इवोल्यूशन से एप्लीकेशन बेस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि वीक डेप्थ इन टू स्पीसीज, ठीक है, गैलेपागोस फिंचेस जो डार्विन की, कौन कौन सी, जियोस्पाजिया फुनिगनोसा एंड जियोस्पाइजा फोर्टिस आर द सिमिलर इन एलोपेट्रिक पॉपुलेशन बट हैव डाइवर्स इन सिम्पेट्रिक पॉपुलेशन। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसके, तो ये दोनों एग्जांपल थे आपके करेक्टर डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, एक टाइम पर आता है, तो ये इनके करेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट फॉलो होता है अपने आप ही। ठीक है, डार्विन ने क्या किया था, जो गैलापागोस आइलैंड उस पर आपके जो फिंचेस थी उनकी स्टडी की थी, तो उसमें पाया था कि एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर प्रेजेंट जो सारी फिंचेस हैं उनके बीक्स में उनको जो वेरिएशंस दिखी थी। ठीक है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने पर, क्योंकि रीज़न क्या था कि उनके जो खाने का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा था। जो आपके सीड ईटर्स थी, वो ये स्पीसीज थी, उनमें भी सीड ईटर्स में भी जो कैक्टस फ्लावर ईटर्स से अलग अलग कैटेगरीज। अब जो आपके फिंचेस जो आपके वर्मिन्स खाती थी या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो उनका जो बीक का स्ट्रक्चर था वो ऐसे अलग था। तो ये इसी पर बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन पूछा था। इसका आपका ऑप्शन थर्ड होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो आपके दो स्पीसीज थी कौन कौन सी थी, एक तो ये रहा आपका जियो स्पाइजा फ्लिंगिनोसा, ये वाली थी, स्मॉल ग्राउंड फिश। ठीक है, और ये फोर्टिस वाली मीडियम ग्राउंड फिश। ठीक है, इन दोनों के बीच में अच्छा करेक्टर डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल शो होता है। फिर हम बात करें तो आपका जो सिंगल पेरिटी क्या होता है, देखिए जो आपके दो कॉन्ट्रास्टिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक होता है आपका सिंगल पेरिटी, एक होता है इटियोरोपेरिटी। ठीक है, सिंगल पेरिटी होता है आपका जो सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड होता है मरने से पहले, एक बार ना कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एक बार रिप्रोडक्शन करेगा, उसके बाद में वो मर जाएगा, लाइक आर स्पीसीज। ठीक है, जबकि जो मल्टीपल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं ओवर द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ टाइम, वो होता है आपका इटियोपेरिटी लाइक के स्पीसीज। ये आप याद रखना, दो नई टर्म है, मे बी इन फ्यूचर आपके क्वेश्चन पूछ ले।
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आपको पता होगा कि कहीं पर भी आपके जो दो स्पीसीज होती है वो सेम निश में एक साथ नहीं रह सकती, ठीक है। तो वहाँ पर जो मतलब ओवर द टाइम एक का तो एक्सक्लूजन होना ही पड़ेगा ड्यू टू द कॉम्पिटिशन, ठीक है, फॉर द फूड एंड मतलब कह सकते हम फीडिंग एंड ब्रीडिंग, ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कोल से, ठीक है। सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक आपका एनटी का कोल हुआ, सोइल हुआ, ये दोनों। अब कोल से क्या पूछा था कि आपको बताना था कि कोल में आपके जो सल्फर की फॉर्म्स होती है वो कौन कौन सी पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। कोल में आपके 3 टाइप के सल्फर पाए जाते हैं। कोल सल्फर, कलर चेंज कर लेते हैं हम। सबसे पहले आता है आपका पायरेटिक सल्फर। उसके बाद में आपका सेकंड होता है आपका ऑर्गेनिक सल्फर। देन थर्ड वन इज सल्फेट सल्फर। ध्यान से आप सुनना। और पायरेटिक सल्फर क्या होता है, इसको हम मिनरल सल्फर भी कहते हैं, ठीक है, मिनरल सल्फर भी कहते हैं। अब ये आपका कोल में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पायरेट आपने नाम सुना होगा, इतनी बार मैंने लास्ट की क्लासों में बहुत बार पायरेट का जिक्र किया। अब हो सके तो आप एक बार जाके देखना, जो जियो साइंस वाली मैराथन थी उसमें बताया था मैंने। पायरेट आपका एक मिनरल है जो कि आयरन का सल्फाइड मिनरल है, ठीक है, FeS2। और इसको हम और क्या बोलते हैं, मर्केसाइट याद रखना आप प्लीज़, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन मिनरल होता है, ठीक है। इसके फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है पायरेटिक सल्फर इन द कोल, ठीक है। फिर इसका जो रिमूवल का मेथड होता है कोल टेस्टिंग में, वो मेथड होता है आपका फ्लोटेशन के थ्रू। फ्लोटेशन क्या होता है, जैसे फ्लोटेशन नाम से पता चल रहा है, हम फ्लोट करते हैं मिनरल में जो उनके ओर्स होते हैं और भी जो इम्प्योरिटीज होती है उनको, जो तो ऑन द नेचर ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, उस कैटेगरी पर इन दोनों को डिफरेंस करके फ्लोटेशन मेथड के थ्रू इनको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पायरेटिक सल्फर, ये पाया जाता है। फिर ऑर्गेनिक सल्फर की बात करें तो ऑर्गेनिक सल्फर ये एक ऐसा सल्फर होता है जो कि केमिकली बॉन्डेड होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होती है जो कोल की उससे, तो इसीलिए इसको ऑर्गेनिक सल्फर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उनके थ्रू रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिकल मेथड के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए या तो आपको केमिकल मेथड की रिक्वायरमेंट होगी या फिर हम कह सकते हैं एक मेथड होता है आपका डीसल्फराइजेशन, ठीक है, डीसल्फराइजेशन प्रोसेस, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। उसके थ्रू इसका रिमूवल किया जाता है ऑर्गेनिक सल्फर का। फिर हम लास्ट में देखें तो जो सल्फेट सल्फर होता है वो आपका सल्फेट मिनरल्स में पाया जाता है। अब इसका जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है वो आपका है जिप्सम। जिप्सम जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2o। सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है आपका सल्फेट सल्फर का जिप्सम, ठीक है। कोल इसमें है और ये आपका सबसे लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लोअर क्वांटिटी में। तो ये आपके हो गई आपकी सल्फर की फॉर्म्स इन द कोल। और ये इनका जो स्टडी है वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कोल एमिशंस के थ्रू जो सल्फर का पोल्यूशन होता है, ठीक है, सल्फर एमिशन होता है सल्फर गैस का, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए इनकी केमिस्ट्री समझनी जरूरी होती है। इसलिए शायद मेरे को लग रहा है ये कोल बर्निंग से रिलेटेड ही इस बार ये थोड़ा नया क्वेश्चन आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये जो मैंने और भी डिटेल्स बताई इनके बारे में ध्यान रखना। तो ये कौन कौन से सल्फर हो गए आपके, ऑर्गेनिक, पायरेटिक और सल्फेट मिनरल्स, BCD। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका अगेन कह सकते हो ओजोन, अगेन आपका सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक एनटी का, बहुत बार क्वेश्चन पूछा। अब इसमें क्या पूछा था कि आपको बताना है कि ओजोन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो स्टेटमेंट है ये क्या बोल रही है कि रेट ऑफ ओजोन प्रोडक्शन इज हाईएस्ट एट इक्वेटर एंड एट अबाउट 40 किलोमीटर हाइट, ठीक है। चलिए ये बोल रहा है 40 किलोमीटर हाइट पर आपका हाईएस्ट होता है ओजोन का प्रोडक्शन, कहाँ पर, इक्वेटर पर। फिर
बी ऑप्शन आपका बोल रहा है कि मैक्सिमम ओजोन का कंसंट्रेशन है वो आपका इक्वेटर पर देखा जाता है, ठीक है, जो कि आपका देखने को मिलता है 25 किलोमीटर, ठीक है, ना कि 40 किलोमीटर पर, ठीक है। अब ये उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई 25 किलोमीटर पर मिलेगा, 40 किलोमीटर हाइट पर नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर सी ऑप्शन बोलता है कि पोल्स पर आपका जो मैक्सिमम ओजोन का प्रोडक्शन है, ठीक है, अकर एट एल्टीट्यूड इवन हायर देन दोज ओवर इक्वेटर। पोल्स पर ये बोल रहे हैं कि जो आपका ज़्यादा है ओजोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इक्वेटर के कंपैरिजन में। तो ये ऑप्शन मेरे को थोड़ा खला नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, बाद में देखते हैं इसको। रीजन्स ऑफ द हाईएस्ट ओजोन कंसंट्रेशन डू नॉट कोइंसाइड विद लोकेशन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ ओजोन फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी अच्छा है। फिर ई ऑप्शन देखिए, कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन इज मोर एट आर्कटिक कंपेयर टू द अंटार्कटिक ड्यू टू द मोर सीएफसी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आर्कटिक पर ऐसा नहीं होता कुछ भी, ठीक है, क्योंकि आर्कटिक पर जो आपके ओजोन के फॉर्मेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो आपके वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन तो आपका बेधड़क आप इनकरेक्ट कर सकते हो। ये हो गए आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट। फिर ए बी सी डी की बात थी, तो आपको बी ऑप्शन चेक करना था, तो मैं बताता हूँ। देखिए बी ऑप्शन है आपका जो मैक्सिमम ओजोन का कंसंट्रेशन है वो इक्वेटर पर, ठीक है, ठीक, इक्वेटर पर इट अबाउट द पचिंग में अपोज टू द, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता, 25 किलोमीटर पर नहीं होता, ये आपका जो 40 किलोमीटर है वहीं पर ही आपका देखा जाता है क्या, जो मैक्सिमम ओजोन का कंसंट्रेशन है, प्रोडक्शन रेट। अब इसका कारण क्या है, देखिए इक्वेटर पर जो सनलाइट होती है, सनलाइट वो सबसे ज़्यादा होती है, ये तो हमको पता है, सनलाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो ओजोन है, ओजोन जैसा आपको पता होगा, फोटोकेमिकल स्मोक आपने पढ़ा, ओजोन एक तरह का आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट हम कह सकते हो, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, जो कि आपके जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है। अब उसके लिए आपके जो सनलाइट होती है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है ओजोन के फॉर्मेशन के लिए, तो इसलिए जो सनलाइट है वो आपका इक्वेटर पर मतलब मोस्ट डोमिनेटली आपका प्रेजेंट होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो ये चीज़ है, तो इस वजह से आपका जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, ए सी डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपका स्टेट टॉपिक से आ गया, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। आपको बताना है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एप्लीकेशन किसमें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कह सकते हैं। देखिए जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेस्टिंग, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। पहले तो इसमें जो इंटरवल एस्टिमेशन होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, इनमें यूज़ होता है। उसमें क्या क्या, जैसे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं जिसमें अलग अलग टाइप से हम कह सकते हैं कि जो सिंगल सिंपल टी टेस्ट है या फिर पेड सिंपल टी टेस्ट है या फिर इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट है, इन तीनों में आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़ होता है। फिर हम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। फिर जो सिग्निफिकेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनका क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए आपका टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। अब हम आए तो इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो ये आपका सबसे पहले यही गलत हो गया कि आपका जो टी टेस्ट है वो एक तरह का पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, पैरामीट्रिक टेस्ट है, क्योंकि ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हुआ, तो ये पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आपका जो सैंपल मीन डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, इसका बिल्कुल सही है। जो आपका सैंपल मीन, सैंपल का मीन होता है वो पॉपुलेशन के मीन से आपका थोड़ा डिफर करता है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन आपके तीन ऑप्शन में प्रेजेंट है। फिर हम बात करें जो सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट उसको भी निकालने के लिए आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोरिलेशन कोफिशिएंट का। तो इसका यूज किया जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, जैसा कि मैंने बताया था ये आता है आपका आर, फिर आर स्क्वायर भी निकालने के लिए आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। तो आपका जो सी और ई है वो आपके दोनों करेक्ट हो गए। तो जो आपका कोवेरिएशन होता है
सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जर्व्ड कोवेरिएशन, इसका कोई यूज नहीं होता, इसमें आपका जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूज नहीं होता, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन फोर्थ है इसका करेक्ट आंसर होगा कि बी, सी और ई, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फोर इसका आंसर होगा। थोड़ा टी डिस्ट्रीब्यूशन और आपका एक जेड टेस्ट, इन दोनों का थोड़ा आप डिटेल में देख लेना, वैसे मैं आगे करवा दूंगा, शायद मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन रखा मैंने, हाँ ये रहा, देखिए ये स्लाइड है, दिख रहा होगा आपको। जो आपके टेस्ट होते हैं, कह सकते हैं स्टेटिस्टिक्स में जो टेस्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, आपके एजम्पशंस चलती है, ठीक है, हम एजम्पशंस हम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी एजम्पशंस नहीं चलती, ठीक है, अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है, और पॉपुलेशन पैरामीटर्स, जबकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, यहाँ पर मामला डिस्ट्रीब्यूशन आता था, ठीक है, कौन सा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपका जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है थोड़ा पावरफुल होता है, ठीक है, ये लेस पावरफुल होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें जो स्किल्स यूज होती है, ठीक है, एक तो इंटरवल स्किल्स और नो रेशियो स्किल्स, ये दोनों यूज होती है, जो कि आपके एक टाइप की क्वांटिटेटिव स्किल्स हैं। और इसमें यहाँ पर जो सिंपल स्टैटिस्टिक्स टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, टी टेस्ट हुआ आपका, जेड टेस्ट हुआ, अनोवा हुआ, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट हुआ, ये सारे आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल्स हैं। जबकि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें आपके जो चारों टाइप की स्किल्स होती है वो यूज होती है, रेशियो स्किल्स हुआ, इंटरवल, नॉमिनल हुआ, ऑर्डिनल हुआ, ठीक है, फिर रेशियो स्किल्स और इंटरवल स्किल्स, ये सारी आपकी क्वालिटेटिव क्वांटिटीज इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उनमें यूज होती है, ठीक है। और ये कैन बी यूज फॉर द नॉन नॉर्मल वेरिएबल्स, ठीक है, नॉन नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसमें आपके जो स्क्यूनेस और कटोसिस है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। स्क्यूनेस जैसा कि आपको पता होगा, जो एसिमेट्री होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो आपकी होती है स्क्यूनेस, जो कटोसिस होता है जो कि पीक पीक होती है आपकी कोई भी ग्राफ की डाटा में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो पीक होती है वो आपकी कटोसिस होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं नॉन पैरामीट्रिक में, जैसे आपका चाई स्क्वायर टेस्ट हुआ, या फिर विल्कोक्सॉन साइंडरिंग टेस्ट है, या फ्रीडमैन टेस्ट है, फिर आपका हुआ गुडमैन और उसका गामा टेस्ट, ठीक है, फिर मान विटने टेस्ट, नाम याद रखना, मान विटने टेस्ट, फिर स्पीयरमैन रिंग कोरिलेशन, ये सारे आपके एग्जांपल हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। फिर हम देखें तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो आपके मोर सुटेबल होते हैं फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लेना आपके अपने नोट्स में, क्योंकि मे भी आपके जो पेपर वन है उसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपको पता होगा ये आपका टॉपिक पेपर वन में भी प्रेजेंट है रिसर्च वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ये क्वेश्चन है आपका गृह से, ठीक है, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, इतना इन डेप्थ में आज तक गृह से क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन इस बार तो आपके रिपोर्ट ही उठा के पूछ ली सीधी। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गृह होता क्या, बेसिक चीज़ हम बात करें तो गृह आपका एक ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो कि डेवलप किया गया था टेरी के द्वारा 2017 में, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है, नेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपके जो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होती हैं, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, उनको रेटिंग देने का काम करता है गृह, ठीक है। तो इसकी एक स्किल्स होती है और इसके जो क्राइटेरियाज होते हैं काफ़ी सारे, जैसे मेन जो इसके 11 सेक्शंस है, 11 सेक्शन में हैं लगभग 10, हम कह सकते हैं 10-11 सेक्शन है, 10, हाँ 11 मान लो, ठीक है। अगर 10 सेक्शन है तो उसके 29 क्राइटेरिया, 11 सेक्शन अगर 11वां हम इंक्लूड करें तो वो 30 हो जाएंगे, याद रखना, क्योंकि ये लास्ट वाला होता है जो ऑप्शनल होता है, इसीलिए। तो ये चीज़ें इसमें आपको पूछा था कि जो इनके जो पॉइंट्स हैं अलॉटेड किए गए हैं वो उनको आपको अरेंज करना था, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा हम एक बार हम बात करते हैं, देखिए कि जो परसेंटाइल थ्रेशोल्ड होता है इसका स्केल है कि जैसा हमारे स्कूल कॉलेजेस में ग्रेडिंग होता है कि अगर आपके इतने नंबर आएंगे तो जैसे फर्स्ट डिवीजन होता है, तो अगर आपके 60% से ज़्यादा होगा तो आपका फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, ऐसे ही। जैसे ए प्लस है तो फिर वो कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में वेरी करता है कि 85 प्लस नंबर है तो आपका ए प्लस मिलेगा, ऐसे ही ए होता है, फिर बी प्लस होता है,
ठीक है, ये माइनस होता है। ऐसे ही आपका गृह का रेटिंग होता है। अगर आपने जो ये सारे पैरामीटर्स हैं उनका मिला के स्कोर अगर आपका 25 to 40 के बीच में रहता है तो आपको 1 स्टार रेटिंग दी जाती है। ऐसे ही आपका 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, और जो 5 स्टार रेटिंग मिलती है वो आपका 86 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, उससे मिलती है 86 प्लस। ठीक है, याद रखना 86 प्लस होता है तो 5 स्टार रेटिंग दी जाती है इन द गृह। अब इसके जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो क्राइटेरिया नंबर है ये रहे इसके सेक्शंस। तो सबसे पहले इसमें होता है सस्टेनेबल साइट प्लानिंग, ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फिर एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, ऑक्यूपेंट कंफर्ट, फिर आपका वाटर मैनेजमेंट हुआ, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स कौन से यूज़ किए हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, फिर उसके बाद में बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, और जो परफॉर्मेंस मेटरिंग है, और उसकी मॉनिटरिंग, और लास्ट में आ गया आपका इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन होता है, इसके भी आपके 5 पॉइंट होता है। ठीक है, जो मेन स्केल है वो आपका 100 नंबर से बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका जो इनोवेशन वाला है वो आपका ऑप्शनल होता है, तो इसको अगर और ऐड करोगे तो आपका टोटल कितना हो गया 105 ये होता है। ऐसे बनता है इसका सारा ये स्केल अप। अब उसमें हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो आपकी और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन में दिए जाते हैं, दिख रहे होंगे आपको। देखिए 12 है मैक्सिमम पॉइंट इसमें एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन कैटेगरी में। फिर हम बात करें तो जो स्मार्ट मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग है उसमें लगभग 7 के आसपास इसमें आपका दिया जाता है। ठीक है, रेटिंग। फिर हम बात करें तो इंडोर एयर क्वालिटी, इसका 6 रेटिंग है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इसमें नंबर मिलते हैं इसके इंडोर एयर क्वालिटी के। फिर हम बात करें जो 5 5 पर है, ये आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये लो इम्पैक्ट डिज़ाइन स्टडीज़, ये सारी। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे जो लो होता है वो आपका जो टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इसके सबसे कम नंबर मिलते हैं, पॉइंट अलॉट किए जाते हैं। तो उससे आपका जो क्वेश्चन है उसमें देखिए जान आगे डी ऑप्शन लास्ट में। हमको इंक्रीजिंग वाटर में लगाना है, तो इंक्रीजिंग वाटर में आपका सबसे लास्ट में तो मैंने बताया था कि एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन है, उसके आपके 12 पॉइंट अलॉट किए जाते हैं। तो ये आ गया आपका सबसे लास्ट में, तो ये आ गया आपका सबसे लास्ट में। उसके बाद में मैंने बताया था कि जो आपके गुड इंडोर एयर क्वालिटी होती है उसके अच्छे खासे नंबर मिलते हैं आपको, लगभग 6-7 के अराउंड आपका पॉइंट मिलता है इसमें। इंडोर एयर क्वालिटी देखिए 6। सेवन्थ आपका क्या था, स्मार्ट मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग, जो यहाँ पर नहीं दे रखा। तो मेंटेनिंग गुड इंडोर एयर क्वालिटी है आपका सी ऑप्शन आएगा, तो ऐसे आपका जो ऑप्शन 4 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात कर सकते हैं इसमें, फिर आपका जो बी है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके भी नंबर मिलते हैं। उसके बाद में उससे कम आपके मिलते हैं वाटर डिमांड रिडक्शन, इसके भी यहाँ कहीं पर आपको दिख जाएगा शायद वाटर पोल्यूशन, यहाँ पर बात की थी ना, हाँ वाटर डिमांड रिडक्शन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4 पॉइंट इसके मिलते हैं। 4 पॉइंट ये रहा देखो, ये वाला वाटर डिमांड रिडक्शन। तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको वापस देख लेना इन डेप्थ में। ठीक है, मैंने लगभग जो मेन चीज़ थी मीडिया की ये आपने आपको कवर करवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मीटीरियोलॉजी टॉपिक्स या हम कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछा है और यूनिट से पूछा है। यूजी नेट में आपको लग नहीं रहा कि लास्ट के कुछ साइकिल से जो यूनिट्स है, यूनिट्स उनकी जो इंपॉर्टेंस है थोड़ी बढ़ गई है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से जब भी आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या फिर एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री की जो यूनिट उसके चैप्टर पढ़ रहे हो तो थोड़ा यूनिट पर जोर दिया करो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं पूछकर आपको सीधा डायरेक्टली यूनिट पूछ रहे, तो कुछ तो बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वॉल्यूम मिक्सिंग रेशियो होता है, हम इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। ठीक है, अगर यहाँ पर होता तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सोल्व करता कि सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। तो हमको पता है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये आपका होता है कि मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, मास मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन में यूनिट मास ऑफ मोस्ट एयर। ठीक है, मोस्ट एयर जो कि एयर होती, ठीक है, उसका भी हमको मास ही इंक्लूड करना है, एयर। ठीक है, वेट एयर हम कह सकते हैं, वेट एयर उसका तो मास अपॉन मास है। तो स्पेसिफिक यूनिटी जो ह्यूमिडिटी है इसकी यूनिट आपके कितनी हो जाएगी कि ग्राम आपका वाटर वेपर है, ठीक है, किसमें आपके किलोग्राम एयर में। इसको हम माइनस का 1 कर देते हैं या फिर हम इसको अपॉन में कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर ना अपॉन लगा देते हैं, तो इसकी यूनिट ये हो जाएगी। तो ये कैसे निकलेगा देखिए, केजी एयर, तो इसको आप सीधा मैच कर दो ऑप्शन नंबर 2 से।
अगर आप सी को 2 से मैच करोगे तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ पर हो गए कट। फिर हम बात करें तो मैं फिर सेकंड नंबर पर डिस्कस करता मास कंसंट्रेशन। मास कंसंट्रेशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, कभी कोई मास होता है या हम कह सकते हैं, जैसे हम बात करें पीपीएम की, ठीक है, पीपीएम की देखते हैं पहले। जो पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, जो आपका वॉल्यूम मिक्सिंग रेशियो होता है, ठीक है, कोई भी गैस का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम एयर में प्रेजेंट होता है, उसको हम वॉल्यूम मिक्सिंग रेशियो कहते हैं और उसको हम पीपीएम में मेजर करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम मिक्सिंग रेशियो पीपीएम में। तो आपका ए हो गया थर्ड से एच, तो इससे आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखें तो मास कंसंट्रेशन है, वो कैसे कि हम इसको मेजर करते हैं कि मास ऑफ वाटर वेपर इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, मास ऑफ वाटर वेपर, इसे कह सकते हैं हम कि मास ऑफ वाटर वेपर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है आपकी बार, मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ एयर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे कि ग्राम S2, ठीक है, उसके अपॉन में जो वॉल्यूम है एयर का, ठीक है, ऐसे। तो फिर यहाँ पर देखिए जो मास कंसंट्रेशन है वो D1 से मैच हो जाएगा। फिर सी के पीछे रहा आपका 2, ठीक है, बी का मास मिक्सिंग रेशियो। ये मास मिक्सिंग रेशियो क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि जो आपका यूनिट मास ऑफ वाटर है, ठीक है, वो आपके यूनिट मास ऑफ एयर में अगर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में जो एयर यूज़ कर रहे थे उसको हम वेट एयर, ठीक है, वेट एयर यूज़ कर रहे थे, कंसिडर किया जाता है वेट एयर को, तो इसीलिए जो इसकी यूनिट होती है वो किलोग्राम में ली जाती है, क्योंकि वेट एयर है उसका वजन ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि जो आपका जो मास मिक्सिंग रेशियो था उसको हम ग्राम में कंसिडर करते हैं और इसमें आपका जो ड्राई एयर है उसका मास कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन थर्ड हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सेक्शन से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि बेंजीन, टोलुइन और इथाइल बेंजीन और जाइलिन, ठीक है, बिटेक्स आपका कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है गैसोलीन, ठीक है, गैसोलीन के जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है, अब याद रख लेना आप, ठीक है, दिमाग में छाप लेना कि ये गैसोलीन के जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्या पता आपको अगले साइकिल में पूछ ले कि जो गैसोलीन है, इसे अगर आपको दे दे ऑप्शन में कि गैसोलीन के कौन कौन से कंपोनेंट्स है और ऑप्शन में ये 4 दे दें और कुछ और दे दें, तो बता तो पाओगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन, इसलिए पीवाई की उसकी इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें ये दे रखा है, अब वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड आर सेपरेट रेस्पेक्टिवली, इसके जो वेपर प्रेशर है वो हमको दे रखे हैं, क्या क्या है देखिए, बेंजीन है, टोलुइन है, फिर इथाइल बेंजीन है, फिर ज़ैलिन है। इन सबके वेपर प्रेशर कितने दे रखे हैं, 0.126, ठीक है, 0.0380, फिर 0.0126, फिर 0.0117, ये सारे हो गए इनके वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हमको बताना है कि एज्यूम करो कि इक्विमोलर मिक्सचर है, ठीक है, ऑफ दीज लिक्विड्स, जो कि पालन करते हैं आपके राउल्ट्स लॉ का, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन विल एक्सर्ट मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर इन द मिक्सचर, तो आपके कौन सा है जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा मिक्सचर। तो इसके पीछे राउल्ट का नियम है वो काम करता है। राउल्ट का नियम आपको पता होना चाहिए, 11th 12th में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 11th की केमिस्ट्री में। देखिए आजकल इसमें केमिस्ट्री, कोर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है कोई भी कंपोनेंट का, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, उसका मोल फ्रैक्शन कोई भी कंपोनेंट का, और उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए आपको जो उसका वेपर प्रेशर होता है ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ठीक है, मिक्सचर के साथ नहीं, प्योर कंपोनेंट का खुद का जो वेपर प्रेशर होता है वो। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको दिख रहा होगा कि जो 0.126 है, ठीक है, जो कि वेपर प्रेशर है, ये वाला पी आई, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो पी आई प्योर, प्योर मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर बेंजीन का, ठीक है, यहाँ पर पी आई पी ऐसे ना, तो ये इसका सबसे ज़्यादा है। अगर ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अगर हमने बोला था यहाँ पर ना कि एज्यूम करो कि आपका इक्विमोलर मिक्सचर मीन्स आपका ये रहा गैसोलीन, इक्विमोलर मतलब ये इन चारों की जो कंसेंट्रेशन है कि मोल से वो बिल्कुल बराबर है, मतलब 25-25% चारों के ना, 25 इसके, 25 इसके, 25 इसके, ऐसे ना, इसको बोलते हैं इक्विमोलर। यहाँ पर आप मात खा जाते, अगर ये चीज़ आपने पकड़ ली होती तो ये आपका क्वेश्चन
में भी आप सही कर जाओगे, ठीक है। तो इक्विमोलर होगा तो सबकी कंसंट्रेशन तो सेम है। अब इसमें अगर जिसका भी प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है सबसे ज़्यादा आपका बेंजीन का है, तो वो उस 25 के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी, ठीक है, वेपर प्रेशर की, जो पार्शियल प्रेशर की, ठीक है, वो निकल के आएगी आपकी बेंजीन की। तो इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बायोडाइवर्सिटी से थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी अच्छा है। मैंने भी ऐसा क्वेश्चन मतलब पहली बार देखा था। ये नए नए जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके नाम इन्होंने पूछ लिए। आपको बताना था कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस और इकोसिस्टम सर्विसेज है, ठीक है, उनसे कौन सा लिंक नहीं है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो क्या है, देखिए जो कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट है इसका आंसर होगा, ठीक है, ओके। तो इसमें जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज इसका पार्ट है। फिर मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ये भी इसका पार्ट है, और इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी ये तीनों इसके पार्ट है। किसके? बायोडाइवर्सिटी लॉस और इकोसिस्टम सर्विसेज के, इससे लिंक्ड है। जबकि जो कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट है उसका इससे लिंक्ड नहीं है। अब हम बात करें तो इन सब की, तो सबसे पहले हम बात करें तो क्या इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBE अस, कलर चेंज कर लेता हूँ। इसकी बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बोन में है, बोन में प्रेजेंट है। बोन कहाँ पर है आपका? जर्मनी में, जर्मनी, याद रखना, ठीक है। इसको 2012 में बनाया गया था, 2012 में बनाया गया था। किसके साथ साथ, मतलब 2012 में जो एफर्ट्स हैं वो आपके UNEP, यूनेस्को, FAO और UNDP इन सब ने मिलकर इसका फॉर्मेशन किया था, इसको फाउंड किया था। फिर हम बात करें तो CEM की, जो कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट, CEM, उसकी हम बात करें तो ये आपका, ये भी ग्लोबल है, ठीक है, और ये आपका IUCN का पार्ट है, IUCN का एक पार्ट है। और ये तब ही एक्टिव हो गया था जब आपका IUCN का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1948 में। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है जब हुआ था तब से ये आपका काम कर रहा है, कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट। फिर हम बात करें जो मिलेनियम इकोसिस्टम मैनेजमेंट है, MEA, ठीक है, असेसमेंट, ये चीज़ आपके यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएट की थी, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर। और इसको कब आपका स्टार्ट किया गया था? 2001 में। तो आप ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इकोसिस्टम असेसमेंट है, उसका उसको मॉनिटर करने के लिए इसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो किया गया था। फिर फोर्थ नंबर पर आपको क्या दिख रहा होगा कि TEEB, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपका ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के साथ में आपने पूरा आपका जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ सपोर्ट में आकर इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा था, ठीक है, 2007 में इसको स्टेब्लिश किया था, 2007 में, ठीक है, G8 की मीटिंग में। आजकल तो G7 हो गया, रशिया ने एग्जिट मार लिया, शायद, हाँ, ठीक है, पहले G8 होता था, तो उसकी मीटिंग्स में इसका जो फाउंडेशन है वो रखा गया था, TEEB का। तो ये चीज़ें थी और इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्सी लो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो कह सकते हैं ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डार्सी लो और आपके जो एक्वीफर्स के टाइप्स होते हैं। मैंने एक क्लास ली थी आपके बेसिक्स ऑफ हाइड्रो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी पर, आप देखना वो जाके, काफ़ी काम किया आपके, मेरे को लग रहा है, मतलब बहुत अच्छे से अगर आप देखना उसको, फिर आप खुद ही रिव्यू देना कि वो कितना आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आपके डार्सी लो। इसमें पूछा था कि डार्सी लो है स्ट्रीम में आपका डिपेंड किस पर करता है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डार्सी लो होता क्या है। डार्सी लो, ठीक है, ये आपका डिस्क्राइब करता है जो भी कोई भी फ्लो होता है, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड का फ्लो होता है, ठीक है, कोई भी पोरस मीडियम के थ्रू, तो वो जो फ्लो होता है या फ्लो डिस्चार्ज हम कह सकते हैं, क्यू से उसको मेंशन करते हैं, वो आपका किसके इक्वल होता है? वो आपका सबसे पहले आता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, परमिबिलिटी कोफिशिएंट उसके बराबर,
ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उससे, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम कह सकते हैं डेल एच, फिर अपॉन में आपका एल, ठीक है। एल होता है आपका जो लेंथ होती है फ्लो की लेंथ होती है। तो ये डार्सी लॉ का ये सिंपल सा इक्वेशन है। क्यों, इसमें क्या है कि जो आपका डिस्चार्ज होता है वो होता है वॉल्यूम पर टाइम के अकॉर्डिंग, फिर के होता है आपका परमिबिलिटी कोफिशिएंट, ठीक है, जो कि मीडियम और फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है, मीडियम कैसा है और फ्लूइड की प्रॉपर्टी कैसी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पोरस मीडियम का, फिर डेल एच है जो कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ठीक है, चेंज इन द हेड, ठीक है, हेड में जो चेंज होता है वो आपका डेल एच के थ्रू कंसिडर किया जाता है, और एल होता है जो आपका लेंथ होता है फ्लो का, ठीक है। अब जो डार्सी लॉ है उसकी की डिपेंडेंस कहाँ कहाँ पर है, अब आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ये तीनों जो इसमें होंगे, तो ऑप्शन ए तो होगा, फोर्थ ऑप्शन गया। फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें देखो ग्रेविटी का रोल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटी लिखा था। अब कई लोग शायद क्या बता कि ग्रेविटी तो हर जगह काम करती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। फिर हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता, ग्रेविटी, फिर ये अगेन ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें जहाँ पर आपका जो डार्सी लॉ है वो स्टीम का वो डिपेंड करता है, ठीक है, डार्सी फ्लो। अब जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपके जो फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है और मीडियम की प्रॉपर्टीज होती है उस पर डिपेंड करता है, जो आपका के होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंटल डिजास्टर है और उनकी जो जगह है वो पूछिए आपको कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इटाई इटाई आपको पता होगा, जापान जो कैडमियम डिजीज होती है, ठीक है, इटाई इटाई ये आपका जापान में लोकेटेड है। फिर हम बात करें जो एजेंट ऑरेंज है, ये आपका वियतनाम में लोकेटेड है। एजेंट ऑरेंज क्या था आपका, एक टाइप का जो मिलिट्री मिलिट्री हर्बीसाइड था, जो कि यूएस आर्मी ने आपके जो वियतनाम पर अपने जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके थ्रू वहाँ पर छिड़काव किया था। ये वियतनाम की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ नाम है, एजेंट ऑरेंज, ठीक है। फिर लव कैनाल डिजास्टर आपने सुना होगा, जो कि आपका हुआ था यूएसए में लव कैनाल डिजास्टर। फिर बोहई बे, ये आपका प्रेजेंट है चाइना में, ठीक है, चाइना में लोकेटेड है। तो इससे आप मैच करिए, एजेंट ऑरेंज है वो आपका फोर्थ से, फिर आपका टू और फोर्थ ऑप्शन ये गया। फिर उसके बाद में हम बात करें तो इटाई इटाई, ये आपका जापान से, तो सी का टू ये हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको लव कैनाल और इटाई इटाई भी पता होता तो कर जाते ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका अगेन स्टेट पोर्सन से पूछा, जैसा कि मैंने बताया था महान विटने यू टेस्ट है, उसका नाम थोड़ा आप याद रखना। देखिए आगे है ना, अब इसमें आपको पूछा था कि जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज कैसे काम करते हैं इन अलग अलग टेस्ट में, नल हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम बात करें जो मान विटने यू टेस्ट है, मान विटने यू टेस्ट, ठीक है, मान विटने यू टेस्ट, इसके बारे में हम बात करें तो ये आपका एक तरह से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसका यूज हम करते हैं मीडियन कंपेयर करने के लिए दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का, इसलिए मीडियन मीडियन, ठीक है, मीन नहीं, ना या मोड, ओनली मीडियन कंपेयर करने के लिए दो इंडिपेंडेंट ग्रुप का। तो इसका नल हाइपोथेसिस होता है द मीडियंस अक्रॉस टू ग्रुप्स आर द सेम, ठीक है। नल हाइपोथेसिस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ग्रुप्स के जो मीडियंस है वो आपके सेम हो जाएंगे। तो इसको अगर आप मैच करें तो ए का आपका टू हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको मीडियन यहाँ पर, मीडियन अक्रॉस टू ग्रुप्स सेम, एक अगर हम टू से मैच करेंगे तो आपका सबसे पहले ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा एक हो गया आपके लिए। फिर हम आगे बात करें तो चाई स्क्वायर टेस्ट है, चाई स्क्वायर आपने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चाई स्क्वायर टेस्ट से। अब ये टेस्ट है, ये एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी सिचुएशन नहीं होता जब नल हाइपोथेसिस की कंडीशन होती है, ठीक है। बी का हो गया फोर, यहाँ पर नो एसोसिएशन, और अगर एसोसिएशन चेक करनी है तो हम चाहे इसका टेस्ट का यूज करते हैं,
ठीक है। तो नो एसोसिएशन बिटवीन द टू कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स, ये हो गया आपका बी का 4। फिर हम जेड टेस्ट की बात करें तो दिस जेड टेस्ट का यूज किया जाता है आपका जो आपका प्रोपोर्शन होता है बिटवीन द टू ग्रुप्स, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो डिफरेंस होता है, ठीक है, सैंपल और पॉपुलेशन मीन्स उनके बीच में जो मीन डिफरेंस होता है उसको जो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोपोर्शन, जो उनके बीच का जो रेशियो हम कह सकते हैं उसको चेक करने के लिए जेड टेस्ट का यूज करते हैं। और नल हाइपोथेसिस होता है उसमें ये दोनों प्रोपोर्शन आपके सेम हो जाते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शंस अक्रॉस टू ग्रुप्स आर सेम। फिर अनोवा की बात करें तो मीन अक्रॉस 3 और मोर ग्रुप्स आर सेम, ठीक है। अनोवा अगर आपको पता होता तो आप ये क्वेश्चन कर जाते कि डी का अगर हम 3 से मैच करते तो ये एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा था अनोवा, ठीक है, मीन अक्रॉस 3 और मोर ग्रुप्स। क्योंकि ये अनोवा का जो क्वेश्चन था आपका जो दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें अनोवा का एकदम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने पीवाई क्यू अगर इस पेपर के अटेंडेंस के हिसाब से देखे तो आपने अगर दिसंबर 2023 का जो पेपर किया था उसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एनोवा का, मैं आगे बताऊंगा आपको, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। आपको ये बाकी 3 ऑप्शन में माथा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन 2 इस करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये सामने आ गया अनोवा का क्वेश्चन, दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं अनोवा के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन है, ये आया था, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2023 वाले जो पेपर था हिट वाला उसमें पूछा था। 2 स्टेटमेंट है दे रखी, ठीक है, आपको बताना था कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है इनकरेक्ट है। अब सबसे पहले हम बात करें तो जो वन वे पहले अनोवा होता क्या है, ठीक है। अनोवा क्या होता है कि आपका जो वेरिएंस है उसका एनालिसिस वो आपका होता है अनोवा। 3-4 टाइप होता है, टाइप्स के अनोवा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसको यूज टू कंपेयर मीन्स, ठीक है, अमंग द ग्रुप्स एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस विद इन द ग्रुप्स, ठीक है, इसके लिए यूज कर जाते हैं। डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं उसका एक दूसरे पर जो इफेक्ट होता है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए आपका अनोवा टेस्ट का यूज किया जाता है। अब जो कंपेयर करते हैं एफ रेशियो, सबसे पहले एफ रेशियो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है इसके अनोवा के लिए एफ रेशियो की, जिसमें हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं वेरिएंस बाय द मीन्स, ठीक है, मीन्स की हेल्प से आपका वेरिएंस का कंपेरिजन किया जाता है। अब इसमें जो कंडीशन होती है वो सेम होती है आपकी टेस्ट की तरह, और जो ऑल पॉपुलेशन है सेम स्टैंडर्ड, ठीक है, डेफिनेशन दिख रहा होगा, ठीक है, ऑल पॉपुलेशन है सेम डेफिनेशंस सेम स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सारे पॉपुलेशन का वो सेम होता है, इट इज सेम, ठीक है। अब इसके जो अनोवा के टाइप है वन वे अनोवा आता है, टू वे अनोवा आता है, रिपीटेड मेजर इसमें किया जाता है, एक होता है मनोवा, ठीक है, मनोवा भी होता है। फिर इसमें जो मीन एनालिसिस है मीन्स का जो कंपैरिजन है वो किया जाता है मनोवा में, ठीक है, अक्रॉस द मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। फिर हम वन वे एनोवा की बात करें तो ये आइडियल होता है फॉर द कंपेयरिंग मीन्स अक्रॉस द वन फैक्टर, एक फैक्टर पर वन वे एनोवा। टू वे एनोवा था जो एग्जामिन करते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ द दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन इंटरेक्शन इफेक्ट बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। और जो रिपीटेड मेजर व्हेन द सेम सब्जेक्ट्स यूज फॉर द ईच ट्रेड्स, ठीक है, इस ट्रीटमेंट के लिए हर एक ट्रीटमेंट के लिए अगर हम सेम सब्जेक्ट का यूज करें तो फिर रिपीटेड मेजर्स का यूज किया जाता है इसमें अनोवा टेस्ट में। अब इसमें जो स्टेटमेंट्स थी वो क्या बोल रही थी कि जो वन वे एनालिसिस होता है वेरिएंस का, ठीक है, इज ए स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज फॉर द कंपेयरिंग, यहाँ पर मीडियंस लिखा था बट ये गलत था तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर मीन होगा, ठीक है, फॉर द कंपेयरिंग मीन बाय द स्प्लिटिंग द ओवरऑल ऑब्जर्व्ड वेरिएंस इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। जबकि जो स्टेटमेंट सेकंड थी वो बोल रही थी वन वे अनोवा इज यूज टू टेस्ट द फॉर द डिफरेंस इन 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, ये बिल्कुल सही थी। तो इससे आपके जो इसका आंसर था वो आपका ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, आपको पता चल गया होगा अनोवा किसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं कि अगर हमको वन वे अनोवा, ठीक है, कैलकुलेट करना परफॉर्म करना है तो कौन कौन से स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन देख के लग रहा होगा तो बी तो सबसे पहले आएगा, और मेजोरिटी हम देखें तो ई सबसे लास्ट में आएगा। ई क्या है कि कैलकुलेट द वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस रेशियो या फिर एफ रेशियो, ठीक है, हम उसको सबसे लास्ट में
उसकी ज़रूरत पड़ती है, मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहले हम टेबुलेट करते हैं डाटा जो अवेलेबल होता है उसको, फिर उसके बाद में हम ठीक है, क्लिक कर द मीन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर मीन निकालते हैं हम, बी के बाद में आपका आएगा ए, तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में डी आता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर उसके बाद में पार्टीशन द सोर्स ऑफ द वेरिएंस इनटू द टू ग्रुप्स, ठीक है, वेरिएंस, ठीक है, उसका पार्टीशन करते हैं, ठीक है, सोर्सेज वेरिएंस का दो पार्ट्स में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनोवा परफॉर्म करने के लिए एक बार आप ध्यान से इस टेबल को लगा के इसको स्टेप्स में सेट करके आप पढ़ने की कोशिश करना, तो शायद आपके लिए चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सी प्रोसेस है वो ड्राइव करती है आपके एक्सटिंक्शन वॉर्टेक्स को कोई भी स्मॉल पॉपुलेशन में, ठीक है, कोई भी छोटी पॉपुलेशन होती है उसमें जो एक्सटिंक्शन वॉर्टेक्स है वो कैसे काम करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इवोल्यूशन सेक्शन से अगेन ये क्वेश्चन आपका पूछा है। अब देखिए जो एक्सटिंक्शन वॉर्टेक्स है वो कैसे काम करता है, कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें जैसे यहाँ पर हम कोई पॉपुलेशन एक्स पॉपुलेशन ले लेते हैं, उसमें एक टाइम के बाद इन ब्रीडिंग होती है, ठीक है, इन ब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोसेस होती है ये दो, ठीक है। इन ब्रीडिंग यानी कि वो अपनी पॉपुलेशन के अंदर के लोगों से ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट इफेक्ट होता है उसकी वजह से वो पॉपुलेशन है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होने की कगार पर आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, उसके बाद में आपका जो वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं एक तरह से जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है, वेरिएशंस, वो आपके लो जेनेटिक वेरिएशंस वो आपके देखी जाती है इनके जीन पूल में। फिर लो जेनेटिक वेरिएशन होगी तो उसके बाद में क्या होगा, आपका जो लो फिटनेस होगा, ठीक है, फिटनेस लो होगा, और एडेप्टिव पोटेंशियल है, एडेप्टिव पोटेंशियल पोटेंशियल है वो भी आपका कम हो जाता है एक टाइम के बाद। फिर उसके बाद में जो आपके जो रिप्रोडक्टिविटी है वो भी टाइम के साथ आपके कम होती जाती है उसी पॉपुलेशन में, ठीक है, रिप्रोडक्शन आपका कम हो जाता है, ठीक है, और जो मोटिलिटी रेट है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। बर्थ रेट तो कम हो जाता है क्योंकि रिप्रोडक्शन हो नहीं पा रहा, और जो आपका मोटिलिटी है वो बढ़ने लगता है, और जो टॉलरेंस होता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट और डेमोग्राफिक जो एडेप्टेशन होती है वो आपकी टॉलरेंस बिल्कुल कम हो जाती है, टॉलरेंस भी आपके कम हो जाती है ड्यू टू इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इफेक्ट। तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो लो हैबिटेट क्वालिटी है वो आपको देखने की मिलती है, क्या लो हैबिटेट क्वालिटी देखने को मिलती है। तो इस इन सभी कारणों के कारण जो आपका जो पॉपुलेशन का साइज है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे सामने होती है स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सारा इसका ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। एक टाइम के बाद में वो पॉपुलेशन होता है उसमें जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए, अब आपको पूछा था कि इनको ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक्सटिंक्शन वॉर्टेक्स है, ऐसे काम करता है ये ऐसे। अब सबसे पहले आता है इन ब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, जैसे मैंने बताया था स्मॉलर पॉपुलेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर ओनली पॉपुलेशन लिखा होता तो ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे पहला आता, ठीक है, लेकिन स्मॉलर पॉपुलेशन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये स्टेप आपका सबसे लास्ट में आएगा, तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ है वो आपका कट हो जाएगा यहाँ पर, और सबसे पहले आएगा आपका इन ब्रीडिंग और ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट इफेक्ट, ठीक है। आपका जो पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशंस होती है वो होती है आपकी कम, ठीक है, लॉस ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। बी के बाद में सी है, देन डी आएगा लो इंडिविजुअल फिटनेस एंड पॉपुलेशन एडेप्टेबिलिटी, फिर उसके बाद में जो लो रिप्रोडक्शन है और हायर मोटिलिटी ये आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में आपका जो पॉपुलेशन का साइज है वो छोटा हो जाता है, स्मॉलर पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन टू होगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि द कंसेप्ट ऑफ द नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है, किसके द्वारा एनकरेज किया जाता है। अब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है, देखिए ये आपका इनिशिएटिव है आईयूसीएन का, ठीक है, आईयूसीएन आपको पता होना चाहिए। आईयूसीएन आपका जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, जैसा कि मैंने अभी
पीछे बताया आपको, इसका 1948 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसने ये जो इनिशिएटिव है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इसको स्टार्ट किया था 23 जुलाई को, ठीक है, 2020 में, ठीक है। लॉन्च द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका IUCN, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक बार आप कोशिश करके ये जो बाकी जो है आपके IGBP और पेज और IHDPA, इनके बारे में एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका अगेन सॉलिड वेस्ट वाली यूनिट है, उससे पूछा है। आपको पूछा है कि जो आपके जो डेली ट्रक रूटिंग मेथड होता है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का, उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपका कोई भी कॉलोनी है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर घर बस रखे, और यहाँ पर ये म्यूनसिपालिटीज़ है, उनका ये ट्रक है, ठीक है। ये यहाँ पर घर के सामने यहाँ पर कचरा कलेक्ट करने के लिए आते हैं, कलेक्शन के लिए। अगर कोई भी कॉलोनी में आपका एक लेवल पर चाहे कितना भी ज़्यादा कचरा क्यों प्रोड्यूस हो, या फिर चाहे कम भी क्यों ना हो, ठीक है, अगर ट्रक रूट लगाता है फॉर द कलेक्शन, तो जो उसका लोड होता है, ठीक है, उसमें वेरिएबिलिटी तो आती है, ठीक है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लेकिन इनका जो खर्चा है, ठीक है, क्योंकि फ्यूल तो उतना ही लगेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का डिसएडवांटेज है, वो आपका डेली ट्रक रूटिंग मेथड में देखने को मिलता है। तो इसका ये ऑप्शन थर्ड होगा कि वेरिएबिलिटी इन द लोड ऑन द डे टू डे बेसिस, ठीक है। लोड में जो वेरिएबिलिटी आती है, वेरिएबिलिटी कैसे आएगी कि जरूर थोड़ी है कि सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, सॉलिड वेस्ट है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो, ठीक है, कभी किसी घर में कम भी होता है, ऐसे चलता रहता है। जबकि जो जो ट्रक आता है उसका फ्यूल रोज उतना ही डलना होता है, ठीक है। जो डेली ट्रक रूटिंग मेथड होता है उसमें आपके जो फ्यूल है उसका खर्चा ज़्यादा होता है, इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आप कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका अगेन इकोलॉजी से हम कह सकते हैं, इकोलॉजी सेक्शन से। ये पूछा कि आपके इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज जो कि एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करती है, वो कौन सी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जो लेंटेना कैमरा होता है वो आपका आता है आपका वर्बिएसी से, ठीक है, वर्बिएसी फैमिली है, उससे बिलोंग करता है। उस जो साल्वेनिया मोलिस्टा है वो आपका आता है साल्वेनिएसी, ठीक है, इसके नाम में ही छुपा है, साल्वेनिएसी फैमिली है, उसे बिलोंग करता है। ये दो आपके अगर आपको पता होते हैं, ठीक है, लेंटेना कैमरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब वेल नोन, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपके जो डी और ई यहाँ पर कट हो जाते, तो डी को काटो, ऑप्शन फोर गया, ई को काटो, ये भी गया, ये भी गया, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होता है। और ये आपको तीनों ये दिख रहे होंगे, ठीक है, पार्थेनियम, हाइस्ट्रोफोरस, ठीक है, क्रोमोलाइना, ओडोराटा और मिकानिया मिकेरंथा, ये तीनों आपके स्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है। इन्वेजिव ये भी दोनों है, बट ये स्ट्रेसी फैमिली से नहीं आते। अब स्ट्रेसी फैमिली से और कौन कौन से आपके जो इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है वो कौन कौन से आते हैं, देखिए। एक तो ये पार्थेनियम एस्ट्रोफस, ये ग्रास है, ठीक है, इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं या कैरेट वीड भी कहते हैं, ठीक है, कैरेट वीड क्योंकि ये खरगोश खाते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्वेटर इन इंडिया एंड अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज। फिर एग्रेटिना एडेंटोफोरा, ठीक है, क्रॉफ्टन वीड इसको कहते हैं, ये आपके एशिया ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में पाई जाती है। फिर हम थर्ड बात करें तो क्रोमोलिना, ठीक है, ओडोराटा, जिसको हम सियाम वीड भी कहते हैं, ये आपके ट्रॉपिकल नेशन और सब ट्रॉपिकल रीजन्स दोनों में आपके एज ए इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है, पाई जाती है। फिर यूपाटोरियम स्पीसीज है, ये आपके अलग अलग इकोसिस्टम्स में पाई जाती है, यूपाटोरियम स्पीसीज, ये सारी आपके स्ट्रेसी फैमिली की, याद रखना आप नाम, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आ गया मिकानिया, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मतलब इनको इंक्लूड कर लिया था, बाकी दो और को मिकानिया मिकरेंता, ठीक है, इसको हम माइले माइन्यूट वीड भी कहते हैं, ठीक है। ये हाईली इन्वेजिव होती है फॉरेस्ट में, प्लांटेशन स्पीसीज, ठीक है, वो डिस्टर्ब कर देती है उनका नेटिव इकोसिस्टम, नेटिव इकोसिस्टम डिस्टर्ब करती है तभी तो उनको इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये आप जो ये प्लांट स्पीसीज है इनको एक बार देख लेना, वापस नाम याद कर लेना, साल्विनिया मोलस्टा और लेंटेना कैमरा, ये याद रखना आप, क्या पता आपको आगे इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है वाटर, किसे भी कह सकते हैं, वाटर या सोइल, ठीक है, सोइल कह सकते हैं एक तरह से, सोइल सेक्शन से पूछा है। आपको बताना केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी,
उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करें तो केटन एक्सचेंज कैपेसिटी होता क्या है। शायद मैंने इस पर एक लेक्चर ले रखा है केटन एक्सचेंज कैपेसिटी पर, अब देख लेना जाकर। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, ठीक है, वो होता है आपका सीसी। सीसी को हम जो मेजर करते हैं वो 1 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम में, ठीक है, ये यूनिट होती है इसकी। इसी को हम बोलते हैं 1 सेंटीमोल। याद रखना आप, 1 सेंटीमोल पर केजी ये होता है, ठीक है। और इस सीसी का जो मेजरमेंट होता है वो आपका जो पीएच रेंज होती है वो कितनी होती है आपके 7 से लेकर के 8.2 के बीच में। इसको मेजरमेंट की जो रेंज होती है वो ली जाती है, ठीक है। पीएच कैटेगरी ये हो गई। फिर हम बात करें तो इनके जो इफेक्ट हैं, ठीक है, अगर हम पीएच ज़्यादा होगा तो वहाँ का जो सीएसी है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या है, पीएच ज़्यादा होगा इसका मतलब वहाँ पर है जो OH आयंस है उनका जो कंसंट्रेशन है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो सीईसी है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके नेगेटिव चार्ज के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक